Good morning, everybody. Good morning. Good morning, Aarti. Vinisha, good morning. Okay, Aarti, you're a new student. Welcome. Good afternoon, Aradhana. Nausheen, Avinash, good afternoon. Okay, good morning, Arjun. Welcome. Ashish, good morning. Yeah, it's okay, Avinash. 1 or 2 minutes. Doesn't matter. नो आरती, मेरी सीआरपीसी की डेली क्लासेस तो जनवरी 22 से होंगी. यू आर गेटिंग अ सीआरपीसी का जो है उसका मैं एक इंट्रोडक्टरी दे रहा हूँ. एंड आफ्टर अ मंथ और सो आई विल टेक योर डाउट्स. तो जो भी डाउट्स होंगे आपके सीआरपीसी में, आई विल एड्रेस दोज डाउट्स. गुड मॉर्निंग कविता. I'll just wait for a couple of minutes before we start. Students are still joining. Good afternoon, Shruti. Good afternoon, Rekha. Good afternoon, Anurag. Okay, I guess we'll start now because we have a long lecture today. So today we are going to start CRPC. Good morning, Keshav. Now, the introductory lecture is always a very important lecture because it always tells you about the basics of that law and how to read that law. वो important है. Good morning, Jyotsna. So let's start with CRPC. Basics से शुरू करते हैं. I'll try to give you a complete roundup of CRPC in one lecture so that आपको बाद में जब आप पढ़ो तो आसान लगे. Let's start with the very basics. We have two justice systems, civil justice system and criminal justice system. जब मैं कहता हूं कि सिविल जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें, जैसे हम आज क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, I'll speak more in Hindi because a lot of students sent a message to me that I should be explaining more and more in Hindi. So I'll try to give more in Hindi so that if the students are not in, they are easily able to understand. Good afternoon, Prabhat. Okay. So जब हम कहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका मतलब है कि ऑफेंस जो स्टेट ने सबसे पहले क्या किया, स्टेट ने
डूज एंड डोंट्स बता दिए दैट दीज एक्ट्स विल नॉट बी डन। अगर आप करोगे तो उनको पनिश किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कॉल ऑफेंसेस। सो हमने देखा कि सबसे पहले ऑफेंसेस बने। ऑफेंसेस सब्सटैंटिव पार्ट होते हैं लॉ का। अगर कोई ऑफेंस करता है सो नेचुरली उसको सजा मिलनी मस्ट है, बिकॉज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज पनिशमेंट। ये बेसिक फर्क है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का और सिविल जस्टिस सिस्टम का। whenever we have a civil justice system, the end product is relief, restitution in integrum. और जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो देन ऑलवेज द एंड प्रोडक्ट इज पनिशमेंट। अब नेचुरली एक इंसान ने अगर कोई ऑफेंस किया है सो नेचुरली द क्वेश्चन अराइजेस दैट ही हैज टू बी पनिश्ड। पर पनिशमेंट भी क्या है? अगर हम आईपीसी में देखें पनिशमेंट्स किस लेवल की हैं, we have punishments ranging from death penalty to lowest punishment which is fine. तो अगर हम किसी को डेथ पेनल्टी देने वाले हैं, नेचुरली वी हैव टू फर्स्ट डिटर्मिन कि उसने ऑफेंस किया भी है कि नहीं। उस पर्पस के लिए क्या होगा? एविडेंसेस पुट अप होंगे। एविडेंसेस जब आएंगे सो नेचुरली जो एविडेंसेस के बेस पे अगर एविडेंसेस काफी हैं, दे आर now of that standard of proof that it is beyond reasonable doubt. कोई भी reasonably prudent man को अगर आप वो evidences दो तो वो कहेगा हाँ इसी ने ऑफेंस किया है। तो एज अ रिजल्ट पनिशमेंट अगर हमने देनी है तो वी हैव टू गो थ्रू अ ट्रायल। अब नेचुरली कौन एविडेंसेस इकट्ठे करेगा? सबसे पहला पॉइंट ये होता है ऑफेंस हो गया। अब ऑफेंस होने के बाद मैं कहां जाऊं? कौन कौन मेरी सुन सकता है? कौन मेरी फरियाद सुनेगा? ऑल दीज एस्पेक्ट्स हैव टू बी क्लैरिफाइड इन अ प्रोसीजर। तो अगर हम कहें कि जो लॉ डिटरमिन करते हैं कि ऑफेंसेस कौन से हैं, ऑफेंसेस कौन से हैं इंडिया में? 3 तरह के हैं। पहला जो मेजर ऑफेंसेस हैं जो सारे इंडियन पीनल कोड या अब जो चेंज हो रहा है भारतीय न्याय संहिता उसमें आते हैं ना। उसके अलावा जो सिंपल मामले, एक मामला है जैसे कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल नार्कोटिक्स है, उसके ऊपर वी हैव स्पेशल एक्ट्स। स्पेशल एक्ट्स का मतलब क्या होता है? वो एक्ट्स जो एक ही मैटर से डील करते हैं, तो वो ऑफेंसेस वहां बन गए। और तीसरे होते हैं लोकल लॉज। लोकल लॉज कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक स्टेट में ही एप्लीकेबल है। जो एक स्टेट, फॉर एग्जांपल बिहार का प्रोहिबिशन एक्ट, वहां पे आप दारू नहीं पी सकते। सो ऑल दीज थिंग्स, तो हमारे 3 तरह के ऑफेंसेस हैं। सो जब हम कहते हैं कि 3 तरह के ऑफेंसेस हैं तो ये सारे सब्सटैंटिव ऑफेंसेस हैं कि यू विल नॉट डू, दाउ शैल्ट नॉट। अगर आप करते हो तो फिर नेचुरली उसकी सजा मिलेगी। अब सजा मिलने के लिए कहां जाएं? पहले मेरे साथ ऑफेंस हो गया, कौन एविडेंसेस इकट्ठे करेगा एंड ट्रायल कैसे होगा? ये सारी चीजें हमें प्रोसीजर बताता है। गुड आफ्टरनून गीता एंड अबीर। सो एज अ रिजल्ट जो प्रोसीजरल लॉ है ये डिटरमिन करने के लिए कि ऑफेंस के बाद क्या होगा, ऑफेंस से लेकर जब से ऑफेंस हुआ और उसको पनिश किया गया, उसको हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। और प्रोसीजरल लॉ कौन सा है? सीआरपीसी। सिमिलरली अगर हम सिविल जस्टिस सिस्टम में जाएं तो एक सब्सटैंटिव लॉ के तहत मेरा सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ, उसका प्रोसीजर क्या है रिलीफ देने का? सीपीसी। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? रिलीफ। क्रिमिनल लॉ में अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? पनिशमेंट। आई होप एवरीबॉडी इज नाउ क्लियर ऑन द वेरी बेसिक एस्पेक्ट्स कि जस्टिस सिस्टम्स क्या होते हैं। नाउ वंस वी आर क्लियर ऑन दिस, नाउ पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो उसके बेसिकली प्लीज रिमेंबर 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला अगर हम बात करें
तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, अब ऑफेंस हो चुका तो पहला पार्ट है इन्वेस्टिगेशन। पहला पार्ट क्या है? एफआईआर दर्ज होगी, या अगर मैं एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, पर अगर पुलिस के पास ये केस नहीं बनता, क्यों? 2 टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, बिफोर वी गो इट, एक चीज समझ लें कि ऑफेंसेस, जहां तक सीआरपीसी का सवाल है, 2 तरह के हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? जहां पे पुलिस कार्रवाई कर सकती है, जहां पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, तो उन ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो ज्यादातर या तो छोटे ऑफेंसेस होते हैं, या बेसिकली सिविल रॉन्ग्स हैं जिनको हमने ऑफेंस का लेवल दे दिया है। तो इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ही सिर्फ पुलिस के पास जा सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस कहां जाएंगे? उनको डायरेक्टली हम कोर्ट में लेके जाते हैं, उसमें कोर्ट इंक्वायरी करता है और फिर उसका ट्रायल कराता है। इसीलिए ये जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, ये जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट इनकी इंक्वायरी करता है। जब हम कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उस पे इन्वेस्टिगेशन करती है। सो याद रखना, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट है वो इंक्वायरी करता है। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? बेसिक्स एक चीज क्लियर हो गई सबको? नाउ वंस हम इस चीज से क्लियर हो गए कि कहां जाना है, तो अब देखते हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है। सो व्हेन आई से माय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज 3 पार्ट्स। पहला पार्ट, एफआईआर हो गई और अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, या कंप्लेंट दर्ज करा दी मैंने कोर्ट में डायरेक्टली नॉन कॉग्निजेबल केसेस की, और अब कोर्ट उसको इंक्वायरी करता है। स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का पर्पस क्या है? एविडेंसेस इकट्ठे करने। तो पर्पस क्या है? एविडेंसेस को इकट्ठा करना, क्योंकि एविडेंस के बेस पे तो ट्रायल होगा, राइट? तो पहला पार्ट हो गया एविडेंसेस इकट्ठे करना। सबसे पहले ऑफेंस हो गया, ऑफेंस होते ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हरकत में आ गया, और अब सबसे पहले हमने शुरुआत कैसे की? पुलिस में अगर हम गए तो एफआईआर, और अगर हम कोर्ट में गए नॉन कॉग्निजेबल केसेस वगैरह को, तो फिर इंक्वायरी करेंगे। पर्पस क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्लियर हो गया सबको? नाउ सेकेंड पार्ट जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो होता है प्री ट्रायल। प्री ट्रायल में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टिगेट करके, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, सारे एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए, एविडेंसेस इकट्ठा करने के बाद अब उन्होंने कोर्ट में डाल दिए सेक्शन 173 सीआरपीसी में। अब ये थोड़ा ना कि पुलिस ने जो कहा कोर्ट उसको आंखें बंद करके ले लेगा। नेचुरली कोर्ट विल यूज इट्स ओन जुडिशियल माइंड। किस पर्पस पे? ए, क्या ऑफेंस हुआ है, हुआ भी है कि नहीं? पुलिस ने तो कह दिया, पर मैं भी तो एविडेंसेस देखूंगा जो पुलिस ने इकट्ठे किए, उसके बेस पे मैं अपने कंक्लूजन पे आऊंगा कि ए, ऑफेंस हुआ है कि नहीं, बी, किसने किया है, क्या सबको पुलिस ने चार्जशीट किया है, क्या सबको पुलिस ने डाला है कोर्ट में, या अगर नहीं डाला तो मैं डाल देता हूं, या किसी को गलत तो नहीं डाल दिया। तो इसको जो हम प्री ट्रायल में जब कोर्ट अपना दिमाग लगाती है पुलिस रिपोर्ट पे, उसको हम कहते हैं टेकिंग कॉग्निजेंस। उसको क्या कहते हैं? टेकिंग कॉग्निजेंस, सेक्शन 190 सीआरपीसी। क्लियर हो गया सबको? तो एक बार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट डाल दी, अगला काम होता है कोर्ट का उस पे अपना जुडिशियल माइंड लगाना, और जुडिशियल माइंड लगाने के बाद
एक निष्कर्ष पे पहुंचना, कंक्लूजन पे पहुंचना कि क्या ऑफेंस हुआ है, कौन सा ऑफेंस हुआ है, और दूसरा किसने किया है। जिनका नाम आ रहा है, क्या उन्होंने किया है, कि कुछ किसी लोगों को पुलिस ने गड़बड़ करके छोड़ तो नहीं दिया, या किसी आदमी को गलत तो नहीं फंसा दिया। अगर गलत फंसाया है तो इसी स्टेज पे वो डिस्चार्ज कर देगी उस एक्यूज को, उस एक्यूज का नाम काट देगी, कहेगी नहीं ये नहीं है, और अगर नहीं है डाला है तो उसका नाम ऐड कर देगी, ठीक है, उसका नाम ऐड कर देगी। दूसरा एक और देखेगी कि जो सेक्शंस पुलिस ने लगाए हैं क्या वो सही है, अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही तो हम ठीक कर देते हैं। इसीलिए जो सेकंड रोल होता है ट्रायल का, प्री ट्रायल से पहले का, यानी कि प्री ट्रायल, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबको समझ आ गया अभी तक? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन अभी तक? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स टिल नाउ? ओके फाइन। सो नाउ अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू हो गया, ऑफेंस हुआ था, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ? पहला, हमने एफआईआर दर्ज कराई अगर कॉग्निजेबल केस है, या हम कोर्ट के पास डायरेक्टली चले गए कंप्लेंट केस में, खासकर अगर वो नॉन कॉग्निजेबल केस है। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और एक कंक्लूजन दिया जिसको हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। कंप्लेंट में डायरेक्ट इंक्वायरी की मैजिस्ट्रेट ने और बोला कि जो भी आपका विक्टिम है या जो भी कंप्लेनेंट है कि आओ अपने एविडेंसेस लेके आओ मेरे पास, मैं डायरेक्टली देखता हूं। और उसके बाद वो भी एक निष्कर्ष पे पहुंचा। एक बार आप एविडेंसेस को फाइनल ले चुके हो और एक कंक्लूजन पे पहुंच गए हो, अब कोर्ट अपना दिमाग लगाता है प्री ट्रायल में, जिसको हम कहते हैं टेकिंग कॉग्निजेंस, जिसके अंदर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो एफआईआर की फाइनल रिपोर्ट डाली है सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसमें बंदे सही हैं या सेक्शंस सही हैं कि नहीं। एक बार ये क्लियर होगी स्टेज, अब दो हिस्से बनते हैं। पहला पॉइंट क्या बनता है कि अगर ये मामला सेशन जज का है, सपोज एक मेरे पास केस आया 354 सीआरपी आईपीसी का, 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ गर्ल, तो मैंने वो मैजिस्ट्रेट ट्रायबल है, बट मैंने जब अपना दिमाग लगाया प्री ट्रायल में टेकिंग कॉग्निजेंस के टाइम पे सेक्शन 190 सीआरपीसी में, तो मुझे लगा ये तो रेप है, ये तो दिस इज नॉट मियर 354। अब क्या होगा, मेरे को तो सीआरपीसी पावर नहीं देती, तो अब इसको इन्वेस्टिगेट, अब इसको ट्रायल कौन करेगा, मैं तो कर नहीं सकता। इसीलिए अब वो इस केस को सीधा भेज देगा सेशंस कोर्ट। इसका मतलब है मैजिस्ट्रेट पहले तो अपना दिमाग लगाएगा, और अगर उसको दिखता है कि ये मामला मेरे कोर्ट में ट्राई नहीं हो सकता, उन केसेस को ये सेशन कोर्ट को भेज देगा। ये जो सेशन कोर्ट को भेजता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कमिटल प्रोसीडिंग्स। इसको क्या कहते हैं? कमिटल प्रोसीडिंग्स। क्लियर? सो दैट मीन्स कि अब प्री ट्रायल प्रोसेस में क्या करेगा मैजिस्ट्रेट? प्री ट्रायल में मेरा जो ऑफलाइन बैच है मेरा और जो हाइब्रिड बैच है वो 22 को शुरू होगा। आज एक सीआरपीसी का बैच शुरू हुआ है, अनअकैडमी ने किया, उसका मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूं। सो प्री ट्रायल में क्या होगा? सेक्शन 190 मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा डायरेक्टली, राइट? मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद अब क्या करेगा? अगर ये सेशन ट्रायबल है तो इसको कमिट कर देगा टू द सेशन को। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक मैजिस्ट्रेट ने
एक केस ट्राई करना शुरू किया। ट्राई करते करते सपोज एक ऐसा केस था जो हर्ट का था, सपोज एक ग्रीवियस हर्ट का था, वो ट्राई कर रहा था। ग्रीवियस हर्ट के दौरान वो बंदा मर गया। ये ग्रीवियस हर्ट मर्डर का मामला बन गया और मैजिस्ट्रेट ट्राई कर रहे हैं। अब वो क्या करेगा? अब वो बीच ट्रायल में रोक देगा, क्योंकि मर्डर का ट्रायल तो नहीं वो कर सकता है तो इसलिए अब वो बीच ट्रायल में भेज देगा सेशंस को, सेक्शन 323 के तहत। तो इसका मतलब है कमिटल दो टाइम पे हो सकता है। पहला, जब मैंने कॉग्निजेंस लिया, राइट, और कॉग्निजेंस लेने के बाद अब मुझे पता है कि ये मैं नहीं ट्राई कर सकता, ये सेशन ट्राइबल है, तो कमिट कर देगा। या अगर मैंने ट्राई करना शुरू कर दिया और जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि बीच में मर गया, 302 लग गया, ऐसे केस में भी सेशन को वो कमिट कर देगा बीच ट्रायल में। तो हम बात कर रहे थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहला पार्ट एफआईआर और कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस, यहां पे खुद इंक्वायरी करता है मैजिस्ट्रेट। उसके बाद उसने फाइनल रिपोर्ट दे दी, यहां पे अब शुरू हो गया प्री ट्रायल प्रोसेस, और प्री ट्रायल में कमिटल भी हो गया अगर वो सेशन कोर्ट ट्राइबल है। अब सारा प्री ट्रायल खत्म हो गया, कोर्ट ने अपना दिमाग लगा लिया कि ये ऑफेंस हुआ है, ये एविडेंसेस क्लियर है और अब ट्रायल होना जरूरी है। तो अब वो क्या करेगा? कौन से मामलों पे आपका, कौन से ऑफेंसेस पे आपका ट्रायल हो, उसके लिए चार्जेस फ्रेम करेगा। चार्जेस फ्रेम करेगा कि मेरे लिहाज में ये ऑफेंसेस हुए हैं, दीज आर द ऑफेंसेस इन माय जुडिशियल माइंड। मैंने एविडेंसेस देखे और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये ऑफेंसेस हुए हैं, इन पे अब वो बुलाएगा द एक्यूज्ड। ओह थैंक यू शैलेश, थैंक यू बेटा। नाउ अब वो क्या करेगा? अब देखो, चार्जेस फ्रेम कर दी, मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा मुझे लगता है इसने ये ऑफेंस किए। तो अब सबसे पहले क्या होगा? अब से पहले अब क्या करेगा? उसके बाद वो उसको बुलाएगा, एक्यूज्ड को, उसको बोलेगा मेरे लिहाज में तुमने ये ऑफेंस किया है, तुम मानते हो? डू यू एग्री, डू यू एडमिट, डू यू कन्फेस? वो कहेगा नहीं सर मैंने नहीं किया। क्या चाहते हो? सर मैं ट्रायल चाहता हूं। यहां से ट्रायल शुरू होता है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो अब ट्रायल शुरुआत होगी, ठीक है। ट्रायल के टाइम पे अब एविडेंसेस दिए जाएंगे। एविडेंसेस में क्या होता है? पहले एक जो आया है, सपोज एक विटनेस आया, वो अपना एविडेंस देगा कि सर मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। अब एक्यूज को मौका दिया जाएगा कि वो उसको तोड़े, उसको क्रॉस एग्जामिन करे। दैट इज वाई, इसीलिए अब जब भी हम कहते हैं एविडेंस लेना, तो वो एविडेंस लेने की बात हम कहां से सीखते हैं? वो एविडेंस लेने की बात हम सीखते हैं एविडेंस एक्ट पे। यस, यस गीता, अगर आफ्टर ट्रायल नहीं कहते, ड्यूरिंग ट्रायल, नॉट आफ्टर। सो इफ ड्यूरिंग ट्रायल आई कमिट, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड कमिटल अंडर सेक्शन 323। बिल्कुल ठीक, ओके। फाइनली ट्रायल खत्म हो गया। ट्रायल खत्म होने के बाद अब लास्ट चीज क्या होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की? आखिरी चीज क्या होती है? रिफॉर्मेशन, यानी जेल में भेजना। अब देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके तीन बड़े बड़े हिस्से हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, दूसरा प्री ट्रायल, और फिर ट्रायल, और फिर रिफॉर्मेशन। ये जो तीन हिस्से हैं यहां तक, ये तो सीआरपीसी में डिटेल में दिए गए। रिफॉर्मेशन जो है वो सीआरपीसी में नहीं है। क्यों? उसके लिए अलग लॉ है,
वी हैव गॉट द प्रिजन्स एक्ट। प्रिजन्स एक्ट है हमारा 1894 का। तो प्रिजन्स एक्ट के मुताबिक हम उसका रिफॉर्मेशन करेंगे, जेल में लेके जाएंगे। और हर स्टेट का अपना जेल मैनुअल होता है। तो जेल मैनुअल के मुताबिक अब उसकी जेल में वैसे काटेगा वो जैसे। क्लियर हो गए? सो सीआरपीसी में हम की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अगर हम ये 3 मेजर पार्ट ले लें, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड रिफॉर्मेशन, पहले 2 पार्ट्स तो सीआरपीसी में है, आखिरी हिस्सा सीआरपीसी में नहीं है। एवरीबडी नाउ क्लियर ऑन दिस? सबको बेसिक्स क्लियर हो गए? ओके। मुश्किल नहीं है ना? देखो, अगर अगर समझ ना आए तो बड़ा मुश्किल लगता है। उनको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो शैलेश, बहुत सारे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 2-3 साल लगातार है। एविडेंस तो बहुत डिटेल में कराया, और सीपीसी में तो 190 लेक्चर है मेरे। उनको उनको जल्दी से देख लो। यस ईशान, प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। यस, ओके। नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन दिस, अब हम आते हैं वापस अपनी सीआरपीसी में। हाँ अर्जुन, पहले भी अगर आप देखो मेरे पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो मेरा सीआरपीसी में नहीं पढ़ाया हुआ है। और 22 जनवरी से जो मेरा बैच शुरू होगा, उसमें मैं आई विल बी टेकिंग अप ऑन रेगुलर केसेस। 22 जनवरी को हर रोज मेरी क्लास होगी सीआरपीसी की। ओके, चलिए अब देखते हैं, सीआरपीसी पे चलते हैं। सीआरपीसी अगर हम बात करें तो जो पहली कंसोलिडेटेड सीआरपीसी थी वो 1882 में आई थी, बट उसमें नेचुरली पहली बार बनी थी, तो बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारा कमियां थी। उन कमियों को दूर किया गया और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बना सीआरपीसी 1898। ये 1898 का कोड लगातार इंडिया में चलता रहा राइट टिल 1974। पहली जनवरी 1974 तक चलता रहा। नाउ ये जो कोड था, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। या शैलेश, डोंट वरी, आई थिंक मैंने बोला है अन अकेडमी को कि पूरी एक प्ले लिस्ट बना लें सारे लेक्चर्स की, ताकि जिसने जो खोलना है, जैसे पूरा अगर सीपीसी सीआरपीसी एक जगह होगा तो आप लेक्चर नंबर खोलोगे, सारे खुलते जाएंगे। आई हैव आस्क्ड अन अकेडमी टू डू दिस, क्योंकि मेरे हर साल 150 से लेक्चर्स ऊपर हैं सीआरपीसी वगैरह में। आरती, मेरा जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें मैं शुरू कर रहा हूँ सीआरपीसी, हिंदू लॉ, लिमिटेशन, एविडेंस, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। और शीतल मैम और प्रिया मैम के शुरू हो जाएंगे सोगा एंड पार्टनरशिप, ये साथ साथ चलेंगे। या नो, आई हैव आस्क्ड शैलेश, मैंने बात की है, होपफुली दे विल बी डूइंग इट सून। ओके, चलिए लेट्स कंप्लीट, क्योंकि टाइम कम है आज। तो हम अगर बात करें तो सीआरपीसी का पहला कॉम्प्रिहेंसिव जो एक कोड आया वो 1882 में आया, बट जो फिर फाइनल कोड बना वो 1898 का कोड बना। उसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसको चेंज करने की जरूरत इसलिए पड़ गई 1973 में हमारी बहुत सारी लॉ कमीशन बनी। 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट, 154th लॉ कमीशन रिपोर्ट, उनके बेस पे उन्होंने कहा कि ये सीआरपीसी में एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि क्योंकि हमारा आर्टिकल 50 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट देयर मस्ट बी अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच की पावर्स बिल्कुल सेग्रीगेट करनी है। हाँ शैलेश, जस्ट जो भी आपका सिलेबस है पूरा एमपी का हमने कराया हुआ है। आप पिछले साल का देखिए, और उनमें हमने मध्य प्रदेश के लोकल लॉज भी कराए हुए।
सो कवर ऑल दोस, गो टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अभी उसमें चले जाइए। और ये जो अभी अगर सीआरपीसी आप सिर्फ बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बहुत ही अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि बस इसमें प्ले लिस्ट मिल रही है। ये क्या कर रहे हैं आपको, मैं बीच बीच में आपके डाउट्स लेता रहूंगा, बट मेरी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनकी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और प्लस मेरा जो ये ओरिएंटेशन है वो इसलिए है ताकि आपको मैं आई सेट द बॉल रोलिंग सो दैट यू कैन इजिली बी एक्लेमेटाइज्ड विद द न्यू लॉ। चलिए, उसके बाद जब जैसा कि मैंने बोला 1898 का कोड जो था वो हमारे आर्टिकल 50 के खिलाफ था। इन अदर वर्ड्स, इट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज 1898 कोड के अंदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या उन दोनों जो बंदे थे वो एक ही बंदा होता था, देयर वाज नो सेग्रीगेशन। तो इसीलिए ये चेंज करना जरूरी था। दैट इज द रीजन व्हाई कि 1970, आप देखो सीपीसी आज भी वही है 1908 की, एविडेंस एक्ट वही है, अभी ठीक है थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है बट वो मोटा मोटा वही है। बट पूरा सीआरपीसी सिर्फ हमने चेंज किया। क्यों? क्योंकि 1898 का कोड जो था वो एज पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। नाउ वंस वी आर क्लियर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, एक बार एक बर्ड्स आई व्यू देखते हैं सीआरपीसी में क्या है। सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं और 56 फॉर्म्स हैं। पूरी सीआरपीसी 37 चैप्टर्स में डिवाइड की गई है। ये जो सीआरपीसी है, ये अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें इसकी जगह कहां है, तो इट इज इन द 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम देखें तो 8th शेड्यूल में 3rd लिस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। यानी कि सीआरपीसी का अगर कोई लॉ चेंज करना है, अमेंड करना है, तो सेंटर भी कर सकता है और स्टेट भी कर सकता है। कंकरेंट लिस्ट में कौन से मामले होते हैं, जो स्टेट भी बना सकती है लॉ और सेंटर भी बना सकती है। हाँ, एक चीज याद रखना, सेंटर अगर लॉ बनाती है, कोई अमेंड करती है सीआरपीसी में, अगर स्टेट कोई भी लॉ बनाती है तो वो सेंटर के साथ के उल्टा नहीं जा सकती। सो वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर, अगर कोई स्टेट कोई भी सीआरपीसी में अमेंडमेंट करती है तो वो इट कांट बी अगेंस्ट द सेंट्रल लॉज। ये चीज कहां लिखी है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं आर्टिकल 254, वहां पे क्लियरली लिखा है कि स्टेट कोई भी लॉ रिपग्नेंट टू यूनियन लॉ नहीं बना सकता। तो बनाओ, आप चेंज करो, बट सेंटर के लॉ के खिलाफ, यानी जो सेंटर का लॉ, यूनियन का लॉ है, उसको आप उसके खिलाफ नहीं आप अमेंड कर सकते सीआरपीसी को। अब क्वेश्चन ये उठता है, नाउ सीआरपीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st April 1974। अब कोई भी प्रोसीजरल लॉ का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? सो एक चीज याद रखना, कोई भी लॉ का गाइडिंग प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस, फेयर ट्रायल। प्रोसीजर किस लिए बना है? ताकि फेयर ट्रायल हो। इसीलिए हर हर प्रोसीजरल लॉ का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, फेयर ट्रायल दिया जाए और नेचुरल जस्टिस दिया। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? नेचुरल जस्टिस मतलब कि हर पार्टी को पूरा मौका दिया गया है सुनवाई का, हर स्टेप पे, हर जगह दोनों पार्टीज को मौका दिया गया। अब एक चीज याद रखना, क्योंकि सीआरपीसी में एंड प्रोडक्ट हमेशा पनिशमेंट होता है और वो भी डेथ पेनल्टी हो सकती है। इसीलिए सीआरपीसी बहुत मेटिकुलसली लिखी गई है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे एक्यूज को मौका ना दिया गया हो कि वो अपनी सफाई में काफी चीजें या प्रॉपरली अपना अपना मामला पेश कर सके। नाउ अब अगर हम बात करें, मैंने जैसा कि बोला कि 1898 के कोड में और 1973 के कोड में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क है, यहां पे
जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव सेम बंदा था, और 73 के कोड में executive matters and judicial matters have been completely segregated, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मामलों को अलग कर दिया गया है। इसीलिए पहले हम देखते हैं कि जो 1973 का कोड है उसमें एग्जीक्यूटिव मामले कौन देखेगा और कौन से हैं। एग्जीक्यूटिव मामले, प्लीज रिमेंबर, दो तरह के मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आप जो बनोगे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेंगे। ईशान थे, देयर वर, बट दे यूज्ड टू डू बोथ। जो जिला कलेक्टर होता था वो काफी हद तक जेएमआईसी का काम भी करता था। ओके, नाउ अब हम बात करें कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है। जो हमारा डीसी होता है, जो हमारा एसडीएम होता है, जो हमारा तहसीलदार होता है, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं? जो आप बनोगे, सीजेएम हो गए आप बाद में प्रमोट होके, या सेशन जज बनोगे, तो वो सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अब क्या किया, सीआरपीसी ने क्लियर पावर दे दी। क्या पावर दे दी? प्रिवेंटिव पावर्स। कि सबसे अच्छा है कि आप ऑफेंस होने से पहले ही उसको रोक लगा दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जो गुंडे एलिमेंट हैं उनको हम बाइंड डाउन कर देंगे, राइट, हम उनको बाइंड डाउन। तो इसीलिए सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बाइंडिंग डाउन पावर्स दी गई हैं, सेक्शन 107, 108, 109 और 110। इनमें वो क्या होगा, जो भी उसको अंदेशा है कि ये आदमी गड़बड़ करने वाला है, उसको बाइंड डाउन कर देगा कि तुम श्योरिटी लाओ कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। अगर गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी श्योरिटी गई, जब्त हो जाएगी। क्लियर एवरीबॉडी? इसके अलावा और जो सेकंड काम दिया गया है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, वो है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो जहां पे कोई दंगे हो रहे हैं, जहां पे कोई प्रोसेशंस निकल रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है। वो पावर जिसको हम कहते हैं डंडा मारने की पावर या कर्फ्यू लगाने की पावर, ये पावर आती है सेक्शन 129 से लेकर 132 सीआरपीसी में। तो दूसरी टाइप की पावर, पहली कौन सी होगी? बाइंडिंग डाउन पावर। दूसरी कौन सी होगी? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर की पावर। तीसरा, अब कोई पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, ठीक है, कोई आदमी अपना घर बना रहा है, सारा मैला आपके घर के आगे फेंक रहा है, पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है। अब यू डोंट एक्सपेक्ट कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भागे जाओगे कि सर इसको साफ करवाओ, इसको ऑर्डर करो। पहले लोडेड है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो ये काम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करता है। सो ये काम प्लीज रिमेंबर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का है कि पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करवाना है। सेक्शंस 133 से लेकर 143 डील विद दीज मैटर्स, जहां पे वो पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश देगा। अगर कोई नहीं करता उसको पनिश करेगा। उसको पनिश करने का तरीका भी है, 100 तरीके। तो वो उसकी होगी तीसरी पावर। चौथी पावर क्या होगी कि जहां पे हमें टाइम नहीं है और पता है कि अभी अभी टेंशन हो गई, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो सकते हैं, तो अभी हमें यहां पे एक आदेश देना है कि कोई भी पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी घर से, राइट। उसको हम चौथी पावर कहते हैं 144 सीआरपीसी। उसको हम कहेंगे 144 सीआरपीसी। एंड फाइनली, जहां पे कोई जमीन पे झगड़ा होने वाला है, पता चला खेतों में झगड़ा होने वाला है, दोनों अपनी अपनी तलवारें लेके आ गए, पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने रिपोर्ट कर दी कि जी यहां झगड़ा होगा। तो अब उनको बाइंड डाउन करने की पावर, जहां पे जमीन पे झगड़े होने वाले हैं, वो इसकी आखिरी पांचवी पावर है 145 से लेकर 148। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? सो दीज आर द, ये जो पावर है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर बिल्कुल नहीं है, राइट। चलो, अब हम क्लियर हो गया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे सीआरपीसी में क्या सिर्फ क्राइम का मामला है कि कोई और भी है? एक चीज और है जो कायदे से सिविल लॉ से हम यहां ले आए। क्यों?
क्योंकि हमें रिलीफ जल्दी चाहिए था। वो है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो हम बात करते हैं सीआरपीसी में 125 सीआरपीसी, 125 से लेकर 128 सीआरपीसी मेंटेनेंस की बात करती है। जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, प्लीज रिमेंबर, मेंटेनेंस कोई ऑफेंस नहीं है। अगर सपोज कोई हस्बैंड ऑफेंस नहीं दे रहा मेंटेनेंस, या कोई बच्चा अपने माँ बाप को मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो कोई ऑफेंस नहीं है, तो कायदे से ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट नहीं है। तो हमने इसको सीआरपीसी में क्यों डाल दिया? अगर हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ें तो लॉ कमीशन ने बहुत क्लियरली कहा है कि मेंटेनेंस के मामले सिविल कोर्ट्स में बहुत देर पड़े रहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स में बहुत जल्दी निपटारा होता है, और मेंटेनेंस के बिना नेचुरली कोई माँ बाप या कोई वाइफ या उसके बच्चे भी हों अगर, तो वो कहाँ से खर्चा चलाएंगे। इसीलिए मेंटेनेंस का जल्दी निपटारा हो जाए, इसको हम सीआरपीसी में ले आए हैं। दैट इज व्हाई मेंटेनेंस फाइंड्स इट्स प्लेस इन सीआरपीसी। नाउ आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। अब हम आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पे और बाकी जजेस पे। अब हमने देखा कि सबसे पहले एक ऑफेंस हुआ। ऑफेंस कौन सा हो सकता है? आईपीसी का, या फिर कोई स्पेशल लॉ में, और या फिर लोकल लॉ में। तो ऑफेंसेस तीन तरह के, तीन जगह होते हैं, आईपीसी में, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ। मैं शुरू में बता चुका हूं इन तीनों में क्या फर्क है। ये सारे जो ऑफेंसेस क्या हैं कि अगर आप ये कार्य करते हो तो आपको इतनी पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। चलो जी, उसने ऑफेंस कर दिया, अब क्या करेंगे? सपोज ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? जिसमें पुलिस कार्रवाई कर सकती है, जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो मेरे सपोज मैं विक्टिम हूं। नाउ प्लीज रिमेंबर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या ऑफेंस सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं होता। ये मोटी सी बात हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं। ऑफेंस जो होता है, देखो आप सिविल लॉ में अगर कोई डिफेंडेंट किसी प्लेंटिफ का राइट इन्फ्रिंज करता है, अगर प्लेंटिफ का राइट तोड़ता है, तो सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, कोई दूसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं होता। बट क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं है, पूरी सोसाइटी के खिलाफ है। ऑफेंस सिर्फ विक्टिम के खिलाफ नहीं है, पूरी सोसाइटी के खिलाफ है। इसीलिए प्लीज रिमेंबर, इन क्रिमिनल लॉ स्टेट आपकी तरफ से सब कुछ करती है, क्योंकि ऑफेंस स्टेट के खिलाफ है। इसीलिए एफआईआर वो फ्री दर्ज करेगी आपकी तरफ से। पुलिस अब पूरे आपके एविडेंसेस इकट्ठे करेगी अपने खर्चे पर। आप अपने खर्चे पर जो स्टेट है पीपी के थ्रू आपका केस लड़ेगी, यानी कि आपको एक नया पैसा भी नहीं खर्चना। आपको सीधा जाना है, एफआईआर दर्ज करानी है, एफआईआर की कॉपी भी फ्री मिलेगी, और बस घर बैठ जाना है, आगे का काम स्टेट करेगी। नाउ ये बेसिक फर्क है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सिविल जस्टिस सिस्टम में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि और कौन कौन, सिर्फ एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है? एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब क्योंकि ऑफेंस पूरी पब्लिक के खिलाफ है, तो याद रखना, एनीवन कैन रजिस्टर एन एफआईआर, कोई भी आ सकता है। इसीलिए एफआईआर का सेक्शन 154 है, उसके अंदर विक्टिम वर्ड यूज नहीं है, उसमें वर्ड है इन्फॉर्मेंट। यानी कि कोई भी आके, सपोज विक्टिम है, वो डर रहा है, उसको बोला तो केस क्यों नहीं दर्ज करा रहा? वो तो नहीं यार, मुझे डर लगता है मुझे मारेगा दोबारा आके। आपको गुस्सा आया, आप चले गए, आपने एफआईआर दर्ज करा दी,
हो सकता है, की जा सकती है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? नाउ सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की सैंक्टिटी क्या है? गरम गरम अभी ऑफेंस हुआ है, आप इमीडिएटली थाने में चले गए, यानी कि आपको कंकॉक्ट करने का मौका नहीं मिला, उसको उसके अंदर नमक मिर्च लगाने का मौका नहीं मिला। इसीलिए एफआईआर जितनी जल्दी दर्ज की जाए उतना अच्छा, क्योंकि जितना लेट एफआईआर होगी उतना लगेगा आपने उसमें कुछ मसाला लगाया है या किसी वकील के पास जाके पूछ के लाए हो। इसीलिए एफआईआर शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब क्या होता है, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो क्या करता है, एविडेंसेस इकट्ठे करता है। एविडेंसेस कितनी तरह के होते हैं? एविडेंसेस ओरल एविडेंसेस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो सकते हैं, या रियल एविडेंसेस हो सकते हैं। मटेरियल एविडेंसेस जैसे कि कोई शर्ट मिल गई खून वाली या चाकू उठा लिया हमने खून वाला, उसको हम रियल एविडेंस कहते हैं, जिसको मटेरियल एविडेंस भी कहते हैं। तो अब क्या होगा, आईओ का काम है ये सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करना। तो ये कैसे करेगा? ओरल के लिए जो भी मौके पे विटनेसेस थे उनको बुलाएगा, उनका 161 सीआरपीसी का बयान लेगा, उनका 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट लेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद डॉक्यूमेंट्री है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे करेगा और जो रियल एविडेंसेस हैं वो इकट्ठे करेगा। अब नेचुरली मुझे ये सारी चीजें इकट्ठा करने के लिए मुझे तो एक्यूज चाहिए ना, उससे बात करूंगा तभी तो मेरे पास सारी कहानी मिलेगी। इसीलिए प्रोविजन है सीआरपीसी में अरेस्ट ऑफ द एक्यूज। तो अरेस्ट हम किस लिए करते हैं? ताकि उससे हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके। नाउ अरेस्ट के ऊपर पूरा एक चैप्टर है हमारा, बिकॉज एक चीज याद रखना, अरेस्ट इज अगेंस्ट माय फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। दैट इज व्हाई अरेस्ट का पूरा चैप्टर 5 है, जो सेक्शंस 41 से लेकर 60A तक सारा अरेस्ट। अरेस्ट के अलावा मुझे आपकी जगह सर्च भी करनी पड़ती है, तो सर्च के प्रोविजंस भी हैं। सर्च कैसे करोगे? सेक्शन 100 के मुताबिक करोगे। अब आपके वहां मुझे वो कोई चीज मिल गई, उसको मैंने सीजर करना है, तो मैंने सीजर भी कर लिया। तो इसीलिए प्लीज मेंबर्स, जब हम जाते हैं, जब हम एविडेंस इकट्ठे करते हैं, तो मुझे बहुत चीजों की मदद चाहिए। क्या? अरेस्ट, सर्च, सीजर। अब उसके लिए मुझे समन्स की जरूरत भी हो सकती है, मैंने विटनेसेस को बुलाना है, या नहीं आ रहा, या अगर मुझे सपोज वो भाग रहा है, एक्यूज भाग रहा है, उसके लिए मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट की भी जरूरत है, जिसको हम अरेस्ट वारंट कहते हैं। मर्जी है, अगर वो समन भी नहीं ले रहा, वारंट भी भाग रहा है, तो फिर मेरे पास एक ही तरीका बचता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता हूं मैं, अपने आप भागा आएगा, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेता हूं। तो आई विल अटैच हिज एंटायर प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को, अब ये पूरा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का पूरा लॉ है 82 से लेकर 86 सीआरपीसी। क्लियर हो गया? तो जब मेरे पास इतने टूल्स हैं, आएगा झक मार के आएगा, कैसे नहीं आएगा वो? या विटनेस, तो अब मैं क्या करूंगा, दो लोगों से इन्वेस्टिगेट करूंगा, एक तो मैं एक्यूज से करूंगा सारी उससे पूछताछ, और एक मैं विटनेसेस से करूंगा, राइट? तो उनके बेस पे, और दूसरा जैसे कि मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या मटेरियल या रियल एविडेंस मैंने इकट्ठा कर लिया। अब मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा। वो निष्कर्ष क्या है कि आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द एविडेंसेस, मेरी सोच है कि इन एक्यूज नंबर 1, 2, 3, 4, इन 4 लोगों ने मर्डर किया है। गीता, अगर अटैचमेंट के बाद भी ना आए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने जैसे दाऊद की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्या करूं? फिर रुक जाता है ट्रायल। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, या इसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं बाद में, करेक्ट? प्रोक्लामेशन उसके खिलाफ, जो उसकी प्रॉपर्टी बेचते हैं उसके अंदर हम प्रोक्लामेशन इशू करते हैं,
और उसको हम कहते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ओके, अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट खत्म कर लिया। इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद उसको लगा ये 4 लोगों ने ऑफेंस किया है और ये चारों ने मर्डर किया है। तो अब वो क्या करेगा, 173 में फाइनल रिपोर्ट डालेगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट में डालेगा कि सर ये 4 लोगों ने मर्डर किया है और मैं ये एविडेंसेस आपके पास भेज रहा हूं। अब जब वो फाइल बनाता है, उस फाइल में क्या होता है, उस फाइल में एक तो सारे विटनेसेस का स्टेटमेंट 161 का पहला, जो डॉक्यूमेंट्स उसने सीज किए हैं वो, जो रियल एविडेंस उसने सीज किया है वो, ये सारी चीजें मिलके फाइल में एक तो हो गया ये सारा। तो सर्च मेमोस, विटनेसेस के स्टेटमेंट 161 के, और एक वो अपनी केस डायरी लिखता है। केस डायरी में क्या होता है, आज मैं मौके पे गया, आज मुझे पता चला, लोगों ने बताया, मेरे मुखबिर ने बताया, जब पूछताछ के टाइम पता चला कि ये आदमी भी उस टाइम मर्डर में हाजिर था, इससे पूछताछ करनी है। तो रोज क्या कर रहा है, एवरी डे वॉट एवर ही इज डूइंग इज रिटन इन अ केस डायरी। केस डायरी, प्लीज रिमेंबर, इज नॉट एविडेंस, क्योंकि मेरी मन की बात है। अगर हम बात करें तो केस डायरी आईओ की मन की बात है, तो मन की बात एविडेंस थोड़ा ना होती है, बट माइंड क्लियर करने के लिए जरूरी होती है। इसीलिए केस डायरी की कॉपी एक्यूज को नहीं दी जाती। ये केस डायरी या तो आईओ के लिए होती है और या फिर कोर्ट का माइंड क्लियर करने के लिए। कोर्ट को अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो केस डायरी रेफर कर सकता है और अपना माइंड क्लियर कर सकता है। चलो जी, अब फाइनल रिपोर्ट हो गई, पुलिस का काम खत्म। पुलिस के बाद अगला काम क्या है, अब मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट में अब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, पहला, एक्यूज्ड कौन है और ऑफेंस कौन से हुए, वो पूरा अपना दिमाग लगा के अब एक निष्कर्ष पे पहुंचेगी। अब कोर्ट जो है वो 3 तरह से कॉग्निजेंस ले सकती है। कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है सेक्शन 190 में। अब 3 तरह से वो ले सकती है। कौन से 3 तरीके, पहला, आप डायरेक्टली चले गए कि सर मेरी कंप्लेंट लिखो, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, पुलिस वालों ने, मैं वहां गया था, उन्होंने 2 चांटे मार के मुझे भगा दिया। एज अ रिजल्ट कोर्ट नाउ विल टेक योर कंप्लेंट डायरेक्टली, ठीक है, या नॉन कॉग्निजेबल केस है, डायरेक्टली चले गए आप, तो कोर्ट आपकी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकती है। दूसरा, जो पुलिस ने रिपोर्ट दी थी आपकी 173 में, उसके बेस पे कॉग्निजेंस लेगी कि हाँ ये ऑफेंस बनता है। और तीसरा, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस न्यूज़पेपर में छपा, ऐसे ऐसे गुंडागर्दी हुई, गुंडों ने हड्डियां तोड़ दी वहां लोगों की, और पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही, कोई भी कारण है। अब कोर्ट डायरेक्टली खुद, सुओ मोटो मीन्स खुद, अपने आप केस का कॉग्निजेंस लेके सीधा शुरू कर सकता है इंक्वायरी। क्लियर हो गया। सो कोर्ट 190 में 3 तरह से कॉग्निजेंस ले सकता है। एक, जो कंप्लेंट आपने डाली सीधा, दूसरा, जो पुलिस की रिपोर्ट आई इन्वेस्टिगेशन के बाद, और तीसरा, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब एक बार उसने कॉग्निजेंस ले लिया, इसका मतलब है जुडिशियल माइंड क्लियर हो गया, कौन से ऑफेंस हुए और किसने किए। अब वो बुलाता है किसको, अब किसको बुलाना है, अब बुलाएगा वो एक्यूज्ड को। एक्यूज को अब बुलाएगा और 204 में बुला के कहेगा मेरे लिहाज में तूने ये ऑफेंस किया है, तुम्हें क्या कहना है। वो कहता है जी मैंने ऑफेंस नहीं किया, क्या चाहते हो, सर मैं ट्रायल चाहता हूं। तो अब ट्रायल शुरू होना है। अब नेचुरली ट्रायल शुरू कैसे होगा,
सबसे पहले क्या होगा, मैं फ्रेम करूंगा चार्जेस। मेरे लिहाज में तुमने ये ऑफेंस किया है। वो कहता है नहीं, ठीक है। तो अब ट्रायल शुरू होता है। तो ट्रायल याद रखना, जो ऑफेंसेस, जो चार्जेस कोर्ट ने फ्रेम किए हैं उन्हीं पे होता है। अब नेचुरली अब अलग अलग तरह के ऑफेंस है, अलग अलग ट्रायबल है, अलग अलग कोर्ट्स। तो कितने तरह के ट्रायल हो गए? देखो, सबसे ऊंचा ट्रायल कौन सा हो गया? सेशंस ट्रायल। जहां पे सजा 10 साल से ऊपर हो वो ज्यादातर सारे सेशन में जाते हैं। दूसरा, मैजिस्ट्रेट ट्रायल। मैजिस्ट्रेट के ट्रायल भी दो। अब मैजिस्ट्रेट के ट्रायल को हम कहेंगे पहले वारंट केस ट्रायल। वारंट केस कौन से होते हैं? जिनकी सजा 2 साल से ऊपर हो। तो अब वारंट केस ट्रायल हो गया। तीसरा, अब जहां पे एक 2 साल से कम है सजा, उनको हम वारंट केस में उनका छोटा प्रोसीजर कर देंगे। उनको हम कहते हैं समन केस ट्रायल। समन केसेस में भी जो बहुत ही छोटे केस होते हैं उनका हम समरी ट्रायल करते हैं। तो कितनी तरह के ट्रायल हो गए? पहला, सेशन ट्रायल। दूसरा, वारंट केस ट्रायल। तीसरा, समन्स ट्रायल, समन्स केस ट्रायल। और चौथा, समरी ट्रायल। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? नाउ इनका पूरे ये एविडेंसेस सुनेंगे। पूरे एविडेंसेस सुनने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, उसको हम जजमेंट कहेंगे। उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। फिर अब उस जजमेंट के बाद क्या होगा? अपील में जा सकते हैं। तो अपील का पूरा चैप्टर है। बाई चांस अपील में नहीं जा रहा, कोई बीच में कोई ऑर्डर है जजमेंट की, तो मैं अपील में चला जाऊंगा। पर सपोज कोई ऑर्डर है जिसकी अपील नहीं दी गई, उसके लिए बना है रिवीजन। मैं रिवीजन में चला जाऊंगा। अच्छा, सपोज कोई लोअर कोर्ट को एक मामला समझ नहीं आ रहा, या आ रहा है, उसको लगता है ये मामले पे मुझे हाई कोर्ट का क्लियरेंस चाहिए, वो रेफर कर देता है हाई कोर्ट को। इसलिए 3 मामले आ गए, अपील, रिवीजन, रेफरेंस। ये आ गए। क्लियर हो गया? एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनके अलावा, जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस प्रोविजंस, जिनको हम कहते हैं जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस में क्या होगा? अप्रूवर कैसे बनाया जाएगा? एक बार केस खत्म हो गया, दोबारा उसी मुद्दे पे आप डबल जेओपार्डी नहीं कर सकते। डिफेंस का काउंसिल कैसे आएगा 303 में? आपको अक्यूज कोर्ट को कब माफी दे सकता है आने से? ये सारी चीजें। ईशान, रेफरेंस का मतलब होता है, कई बार जब आप ट्राई कर रहे हो कोई केस, कोई बड़ा पुराना कोई ऑफेंस आ गया, आपको लगता है कि ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या इसके अंदर हमें क्लियरेंस चाहिए, तो क्लियर जब आप कराना चाहते हो अपना माइंड हाई कोर्ट से, तो उस मामले को आप रेफर कर देते हो कि सर इस मामले में जरा बताना, इसमें मुझे लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बड़ा पुराना ये लॉ चल रहा है, तो सर कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। तो आप रेफर करते हो, हाई कोर्ट उसमें अपना दिमाग लगा के अपना रेफरेंस देके जवाब आपको दे देता है, फिर आप उसके मुताबिक अपना जजमेंट देते हो। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। ओके, सो आई होप नाउ आई बीन एबल टू मेक लास्ट थिंग्स क्लियर। तो जनरल प्रोविजंस के बाद एक और चीज बची है कि अरेस्ट है क्योंकि, तो बेल भी होना जरूरी है। बेल अब अगेन 3 तरह की है। पहला बेल, जहां पे दे आर ऑफेंसेस जो बेलेबल हैं, तो बेलेबल ऑफेंसेस में आपको बेल मिलनी है। दूसरे नॉन बेलेबल है ऑफेंसेस, जिनके अंदर अब मर्जी है कोर्ट की आपको दे या ना दे। और तीसरे होते हैं एंटीसिपेटरी बेल, जो जहां पे आपको लगता है कि आपको गलत फंसाया जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में चले जाते हो। सिर्फ उनके पास पावर है कि सर अरेस्ट होने से पहले मुझे बेल दे दो, तो बेल के प्रोविजन है सारे वहां पे। इज एवरीबॉडी क्लियर नाउ? सो बेसिकली एक मैंने बहुत ये जो मैंने आज सारा एक घंटे में कराया है, इसको कंप्लीट करने में मुझे 150 लेक्चर लगते हैं कम से कम। सो इन 150 लेक्चर्स
all lectures are existing with you. Please go to those lectures. आप अपना माइंड क्लियर कर सकते हैं. एक एक वर्ड में कराता हूँ. मेरे सीपीसी में 51 के 51 ऑर्डर्स कराता हूँ. पूरे 154 सेक्शंस कराता हूँ. यहाँ भी 484 सेक्शन है. एक एक सेक्शन का एक एक वर्ड कराता हूँ. इसीलिए एक एक चीज क्लियर हो जाएगी. कोशिश मैं कर रहा हूँ अनअकैडमी को, मैंने कहा है कि एक प्ले लिस्ट बना दो ताकि आसानी, तो क्योंकि बिखरा होता है तो इट इज लाइक बहुत सारे मोती हैं जो बिखरे हुए हैं जिनको एक माला में चाहिए. आई होप अनअकैडमी मानेगी बात, मैंने बोला है उनको. So once they do it, then it will be easier for you to go through one subject. So today we have started on, they have started giving एक सब्जेक्ट को अब वो देना शुरू कर रहे हैं. जैसे आज सीआरपीसी शुरू किया है. आप सिर्फ सीआरपीसी ले सकते हो, या सिर्फ सीपीसी ले सकते हो, या सिर्फ एविडेंस ले सकते हो मेरा. उन सब के लिए ये आज का शुरुआत किया है. तो मैंने आज जो क्लियर किया है ताकि आज जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्लियर हो जाए थोड़ा सा कि सीआरपीसी है क्या. Fine, I hope everybody is able to understand. Thank you everybody. The time is up. I'll take it up from here in my next lecture. आपके doubt sessions में लूंगा after about a month. Thank you everybody. अच्छा ठीक है अर्जुन, right. All those who want to join the offline, ये अभी एडमिशंस शुरू हो चुकी हैं. थोड़ी सीट्स हैं, 60-70 सीटें हम लेंगे क्योंकि मेजर हम सीट्स रखते हैं मई जून के लिए. ईशान, नेक्स्ट तो मेरा डाउट क्लियरिंग होगा. अगर आपने सिर्फ सीआरपीसी आज ज्वाइन किया है तो फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे. बट आई विल कीप ऑन क्लियरिंग योर डाउट्स. ऑफ एंड ऑन आई विल कम एंड क्लियर डाउट्स. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू ऑल.